लेकिन जिस तरह की विभत्स तस्वीरें नेपाल से आई, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी जिनकी जलकर डेथ हो, मंत्रियों को रोड पे निकाल के मारा गया, लात मारी गई, कपड़े फाड़ दिए गए। आज का सेशन इस बात को लेकर है जब वहां के इस भगोड़े प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि ये सब भारत का कराया धरा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, नेपाल में जो बवाल है अब थम गया है। थमने का अर्थ है बगावत रुक गई है। आंदोलनकारी नहीं कहूंगा, बगावती ही कहूंगा कि जिस तरह का उनका व्यवहार था, ये बगावती लोग हैं, आंदोलनकारी ऐसे नहीं होते। बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं वहां देखने को मिली। अब देखिए, एक प्रकार से अगर देखा जाए, अगर हमारे देश में क्रांति हुई थी 1857 क्रांति, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखें तो जब उसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करते हैं तो पता यह चलता है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि जिस तरीके से मारकाट हो रही थी, ना तो वो सही मायने में ईसाइयत थी, ना सही मायने में हिंदुत्व था। मतलब सीधी बात यह है कि भारतीयता भी नहीं थी, ईसाइयत का तो परिचय वो दे नहीं रहे थे। मारकाट किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराई जाती। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस तरह की विभत्स तस्वीरें नेपाल से आई, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी जिनकी जलकर डेथ हो गई, बहुत सारे क्रांतिकारी 19 से 20 लोग हैं, जो ऑफिशियल डाटा है। डाटा इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि अभी घायल लोग हैं तो उनमें से भी कैजुअलिटीज बढ़ सकती हैं, डाटा और ज्यादा बढ़ सकता है। मंत्रियों को रोड पे निकाल के मारा गया, लात मारी गई, कपड़े फाड़ दिए गए। और भी घटनाएं हुई। सिंह दरबार जिनका एक सेक्रेटरीट की तरह था, उसे जला दिया गया। काठमांडू का होटल हिल्टन पूरी तरीके से जल रहा है। संसद भवन में आग लग चुकी है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो आंदोलन था या ये जो बगावत थी, इस बगावत में शुरुआत में सब ठीक था। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बहुत गहरी साजिश थी। आप एक बात छोटी सी दिमाग लगाकर सोचिए कि जिस देश के सेंट्रल सेक्रेटरीट के सारे कागजात फूक दिए हों, संसद भवन की हालत यह है कि पिलर और छत को छोड़कर कुछ नहीं बचा है। तुम्हें लगता कि बहुत संवेदनशील चीजें खत्म हो गई होंगी? जो चीजें जिनसे जांच आगे बढ़ती, जिनसे भ्रष्टाचार उजागर होता, जैसा कि आंदोलनकारियों का कहना था, वो चीजें जिनसे नेताओं की विदेशों में साठगांठ उजागर हो सकती थी, जिनसे एक जांच हो सकती थी, यही तरीका होता है। यही तरीका होता है कि जांच हो, आरोप सजा मिले। किस बेस पे जांच होगी? सजा देने का शायद नेपाल के लोगों ने अपना तरीका निकाला। वो तरीका घरों में आग लगा देना, मार देना। उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों की भी डेथ हुई। चलिए, जाने दीजिए, ये उनका अपना मामला। अब भी मैं कहूंगा उनका अपना मामला। कौन किस तरीके से बगावत कर रहा, किस तरीके से अपने सत्ता को उखाड़ के फेंक रहा, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन हमारे देश तक बात नहीं आनी चाहिए। आज का सेशन इस बात को लेकर है जब वहां के इस भगोड़े प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं कहा, इशारा किया है कि ये सब भारत का कराया धरा है। पहले मैं जिस समय तक इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय तक क्या स्थिति है आप समझ लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये हैं सेना प्रमुख अशोक राज सकदाले साहब। इन्होंने कहा कि जो जैन जी, इसे जैन जी आंदोलन कहा जा रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूं, ये जैन जी आंदोलन नहीं है। ये पूरी तरीके से आप देखिए, इन लोगों के हाथों में आर्म्स देखिए, ये कहां से आ गए। क्या जैन जी, जिन लोगों की खोपड़ियां मोबाइल में रहती हैं, वो इतने बड़े आंदोलन को लीड कर सकते हैं? ये लोग, ये आंदोलनकारी जैन जी आंदोलन नहीं है। नाम आपने दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश है। कभी देखना, बहुत बड़े बड़े रहस्य उजागर होंगे। शुरुआत में जो पुट जा रहा था कि हो सकता है अमेरिका ने कराया हो, अमेरिका क्यों कराएगा? सारी कंपनियां जो हैं जिनको बैन किया तुमने, वो अमेरिका की हैं, ठीक है? तो अमेरिका अपना नुकसान क्यों करेगा? ठीक है, तो मेरे कहने के कुछ लोग कहने कि उनको शायद नुकसान हो रहा था इसलिए अमेरिका ने करा दिया। क्यों नहीं कहते कि काठमांडू ISI का गढ़ है? ये बात कहने में तुम्हारी जुबान में क्यों हमारे क्या कहते हैं कि लकवा पड़ जाता है? ये सबको पता है कि नेपाल ISI गढ़ है। बहरहाल, मुद्दे पर वापस आता हूं। ये हैं अशोक जगदाले साहब। इन्होंने जैन जी और आर्मी के बीच में बातचीत को जो है आगे बढ़ाया है। बातचीत आगे बढ़ाई है। जिस समय तक मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय तक इंफॉर्मेशन यह है कि सुशीला कार्की, जो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं, उनको कल रात तक तो इन्हीं के नाम पर सहमति थी, लेकिन अभी भी जो सुबह 10:30 बजे बैठक नेपाल में शुरू हुई, जैन जी, मतलब इन लोगों के बीच में 5 से 6 हजार युवा ऑनलाइन जुटे थे, तो सहमति इनके नाम पर बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब एक नया नाम निकलकर सामने आ रहा है। नाम है कुलमान घिसिंग। कुलमान घिसिंग को नेपाल का लाइटमैन कहा जाता है। इन्होंने बिजली चोरी रोकने और घाटे में NEA को मुनाफे में बदला, मतलब बहुत सारे काम इन्होंने नेपाल में किए हैं। इनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। कौन अंतरिम सरकार बनाएगा? अंतरिम सरकार, देखिए, सरकार तो बन नहीं सकती है क्योंकि सरकार के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भाग चुके हैं, मंत्री सब भाग चुके हैं। तो एक टेम्परेरी सरकार बनेगी अभी वहां। वो क्या करेगी? वो मैंडेट लाएगी, जनादेश। जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जिसको जनादेश मिलेगा उसको वो सरकार क्या करेगी? उसको वो सरकार, मतलब जो अंतरिम सरकार है, उसके हाथ में सत्ता को सौंप देगी। लेकिन तब तक के लिए इन दोनों के बीच में कौन आगे जाने वाला है, ये समय बताएगा। अभी तक वहां मीटिंग चल रही है। जो बालेन शाह, जो काठमांडू के मेयर हैं, एक निर्विरोध उम्मीदवार के तौर पर ये इलेक्शन लड़े थे,
काठमांडू के वर्तमान में मेयर हैं, इन्होंने भी रात तक इंफॉर्मेशन ये थी कि इनके नाम पर सहमति दे दी है। लेकिन अभी जब सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हुई, जो कि सेना प्रमुख अशोक राज साहब ने बुलाई, उसमें अभी भी बैठक में अभी इन दोनों के नाम पर चर्चा चल रही है, या तो ये या ये, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आएगी उसमें उस समय तब अपडेट करूंगा मैं आपको। लेकिन सवाल ये निकलता है कि इनकी भी सहमति थी। बालेन शाह, मुझे 2 आदमियों के बारे में आपको चिट्ठे खोलने हैं। एक तो ये बालेन शाह, जिसको नेपाली युवाओं ने अपना हीरो बनाया। कुछ नेपाली युवा जैन जी आंदोलनकारी ये भी कहते हुए पाए गए कि बालेन शाह से कि आप पीएम बनिए, ठीक है। और बालेन शाह और दूसरा सुशीला किर्की, तीसरे ये साहब, इन 3 आदमियों के एक करके चिट्ठे खोलूंगा मैं, आप ध्यान से समझिए। ये शख्स जिनको वहां का हीरो बताया जा रहा है, भाई साहब इनका ऑफिस देखिए आप। ये कोलकाता में काठमांडू के मेयर का ऑफिस है। इस मेयर के ऑफिस के ऊपर एक नक्शा लगा हुआ है। यह नक्शा अखंड नेपाल का है। इस अखंड नेपाल के नक्शे को ध्यान से देखिए, जिसमें काला पानी इन्होंने अपनी जगह दिखाया हुआ है, जबकि काला पानी एक डिस्प्यूटेड विवाद है। यानी कि जब इनसे यह पूछा गया कि तुमने ये जो नक्शा लगाया हुआ है, जिसे तुम अखंड नेपाल का नक्शा कह रहे हो, ये क्यों है? बोले जब भारत अपनी संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा सकता है, तो मैं अपने ऑफिस में अखंड नेपाल का नक्शा क्यों नहीं लगा सकता? मूर्ख आदमी, थोड़ी सी समझ रखो, तुम थोड़ी सी समझ रखो। ये जो अखंड भारत का नक्शा है, इसके तमाम तरह के हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद हैं। इसे तो वो भी मना नहीं करते जो आतंकवादी हैं, जो सिर्फ गोलियों की भाषा समझते हैं। तालिबानी भी नहीं मना करते इस बातों कि यहां कभी भारत का राज यहां हुआ करता था। पढ़िए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, पता चलेगा, जो हरिसेन ने लिखी है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में साफ लिखा है समुद्रगुप्त ने कितनी विजय हासिल की। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया गुप्त राज में, तो उसमें था। लेकिन तुम्हें सेंस पता नहीं, जानकारी है या नहीं। हालांकि ये भी पढ़े लिखे बीटेक आदमी, लेकिन क्या सेंस है मुझे नहीं पता। ये सब चीजें क्या है, इनका बात बिल्कुल साफ है कि ये शख्स भी एक भारत विरोधी चेहरा है। दूसरा, इसने बॉलीवुड फिल्मों को नेपाल में बायकॉट करने की बात कही थी। जानते हैं क्यों? इसने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों में पाकिस्तान में केवल मारकाट दिखाई जाती है, कि पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के लोग पाकिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। क्यों? हाँ, पाकिस्तान तुम्हारे जाने से कतरा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो तुम्हारे गढ़ में बैठे, अरे रिपोर्ट उठा के देखो तुम, काठमांडू नेपाल आईएसआई का अड्डा है। और कहां जाए भाई, बांग्लादेश से तो आज संबंध सुधरे हैं, श्रीलंका वाले घुसाएंगे नहीं, भारत वाले जगह देंगे नहीं आईएसआई वालों को। तो नेपाल एक प्रॉपर मॉड्यूल की तरह काम करता था, ये अड्डा है आईएसआई का। मतलब तुम्हें पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि पाकिस्तान में अगर हमने आतंकवाद दिखाया तो इनको ऐसा लगता है कि क्या कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में भारत की जो बॉलीवुड है वो क्या दिखाती है, वो दिखाती है वहां पर मारकाट हो रही है, नेपाली जाने से डरते हैं। ठीक है, तुम्हारी जैसी सोच वो तुम्हें मुबारक। कुल मिलाकर बात यह, ये शख्स भी भारत विरोधी चेहरा है। दूसरा चेहरा इनके नाम पर जो सुशीला कार्की है, सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की वहां जज रही हैं, भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा माने जाते हैं। इन्हीं के पति हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी। दुर्गा प्रसाद सुवेदी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पहली बार एक नेपाल का प्लेन हाईजैक किया था और उसमें से 32 लाख रुपए ले लिए थे। वो 32 लाख रुपए लाकर उन्होंने उन लोगों को दिए जिन्होंने नेपाल में राजशाही को उखाड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया हुआ था। तो ये नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा मानी जाती है। और इनको इसी प्रकार जब ये 2016 में चीफ जस्टिस बनी थी नेपाल की, तो 17 में इन पर यह आरोप लगाया गया कि तुम कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताऊं, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए कुछ जानकार इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि नेपाल के जो जज है ना सुप्रीम कोर्ट के, वहां नेताओं और जजों के बीच में साठगांठ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं ना, वो जज किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और ये पार्टीवादी जो है ना, ये पार्टी के हिसाब से जो पॉलिटिक्स है वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इन्होंने के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो लोगों ने कहा कि कार्यपालिका के कार्य में तुम हस्तक्षेप कर रही हो। इन्हीं के वो पति थे जिन्होंने राजशाही को उखाड़ने का सबसे पहला कदम उठाया था। लोग इनको पहला क्रांतिकारी का दर्जा भी देते हैं, जिनका नाम है दुर्गा प्रसाद सुवेदी। ये कहां पढ़ी है? बनारस में पढ़ी है। बनारस में इनकी दोस्ती हुई थी। बाद में इस काम को करने के बाद ये बनारस ही आ गए थे, बाद में यहां से गिरफ्तार हुए। वो एक कभी अलग मामला, उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो इनको माना जाता है कि ये एक भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा है। और मैंने बताया कि कल रात तक इनके नाम पर ही सहमति बन रही थी। अभी जो कहानी है, अभी कहानी में कौन आगे है? कुलमान घीसिंग, अभी इनका भी नाम आगे चल रहा है। ठीक है, अब बात आती है इन हीरो हीरालाल की। मुद्दा यह है, नेपाल फुकवा दिया इस आदमी ने, नेपाल जलवा दिया पूरा इस आदमी ने। यह आदमी अगर 8 तारीख को ही इस्तीफा दे देता तो यह नौबत ना आती। अब तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई गलत कर रहे हो, आपने कागज फूंक दिए, होटल फूंक दिए, लोग फूंक दिए, जनता फूंक दी, पुलिस वाले आ दी। लेकिन यहां पर एक सवाल और खड़ा होता है, सेना ने एक्शन क्यों नहीं लिया?
आप इनका स्टेटमेंट पढ़ो और पता चलेगा, मान रखा है ना अपना, चोर को गाली दे। ये कहना है कि शास्त्रों में लिखा है भगवान राम भारत में नहीं नेपाल में जन्मे थे। वाह वाह तुम्हारी बुद्धि, वाह तुम्हारी बुद्धि, पलट दो पूरे इतिहास को। ठीक है, मैं इस पर अड़ा रहा, अगर मैं इस मुद्दे पर पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते, बहुत कुछ हासिल हो सकता था। किस तरफ इशारा है? मतलब यह है, इन्होंने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि लिपुलेख पर अगर मैं अपनी राय बदल देता, मैं यहां भगवान राम को यह कह देता कि वो भारत में ही पैदा हुए थे, जो कि हुए थे, फिर अयोध्या में क्या हुआ था यह क्लियर करते हैं इस बात को। फिर अयोध्या में क्या पर यह बता दो भाई, अगर तुम्हारे पढ़े, पता नहीं कौन से पुराण तुमने पढ़े, अगर तुम्हारे पुराणों के हिसाब से राम जी भारत में नेपाल में पैदा हुए थे, तो फिर अयोध्या में कौन से पुराण से पैदा हुए थे, उसको आप बता दीजिए। फिर हम भी एक बार क्रॉस चेक कर लें, हो सकता है हमारा ही ज्ञान कम हो, तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए हो। अब समझिए, इनका इशारा पूरी तरीके से भारत की तरफ है। वाह बेटे, मजा आ गया। मेरे प्यारे साथियों, इस जैसा निकम्मा आदमी नहीं है। मैंने पिछले सेशन में भी यह बात बताई थी कि इसने क्या किया है, चीनी गठजोड़ के चलते तबाह कर दिया नेपाल। आइए अब मैं इसकी कुछ करतूतों का खुलासा करता हूं। यह केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट है और यह समर्थक है किसका? चीन का। और चीन वाले, चीन के समान, चीन की सोच और चीन की राजनीतिक मशीनरी बर्बाद करने के लिए प्रसिद्ध है, बर्बाद कर देगी तुम्हें। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ही ये 2024 में सत्ता में आए, चीन के प्रति इनका झुकाव, इनका जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत एकदम से उजागर होने लगी। चाइनीज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू करे। चाइना की जो लोग थे, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नेपाल के 5 गांवों में आके लाउड स्पीकर पर बोलती है कि गांव खाली कर दीजिए आप। अब ये चाइनीज कंट्रोल में आ चुके हैं। इनसे कहा गया बोलिए, चुप रहे। दूसरा, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट चाहे सड़क के हों, अब टेली कम्युनिकेशन के मामले में चाइनीज कितना सस्ता इक्विपमेंट बेचते हैं, ये छुपाने की जरूरत नहीं है। तो जितना भी टेली कम्युनिकेशन के जितने भी टेंडर थे, वो सारे के सारे टेंडर चाइनीज कंपनी को दे दिए गए। इन भाई साहब के पीएम ऑफिस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक पूरा सेटअप लगाया जाना था, वो टेंडर चाइनीज कंपनी को मिला। अबे मूर्ख आदमी, तुम्हें समझना चाहिए, क्या कनाडा क्या अमेरिका। अभी लेटेस्ट न्यूज ऑस्ट्रेलिया की है, जब उन्होंने कहा कि भैया जितने भी चाइनीज कैमरे लगे हैं उनको भगाओ यहां से, क्योंकि चाइनीज कैमरे तुम्हें लग रहे हैं कि इक्विपमेंट। मैं खुद बोलता हूं, अगर चाइनीज सामान तुम्हें लग रहा ना इक्विपमेंट है, पता नहीं इसमें किसमें जासूसी निकले। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया था कि चाइनीज रॉड्स, बल्ब तक से भी जासूसी करते हैं चाइनीज, और तुमने तो पूरा का पूरा सेटअप का टेंडर दे दिया चाइना को। तुम्हारी पूरी की सारी जानकारी चाइना को थी। और जिस तरीके से तुमने बैन किए ना, ये मेटा किसका है? मेटा अमेरिका का, वो गूगल किसका? अमेरिका। तुम ये बताइए, ये सब क्या चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन बिना हो गया होगा? है तुम में इतनी ताकत? नहीं। टिकटॉक कैसे बच गया? और दूसरी बात, इस बात की क्या गारंटी है कि फेसबुक का ऑप्शन चाइना के पास है, गूगल का ऑप्शन चाइना के पास है, यूट्यूब का ऑप्शन चाइना के पास है? इस बात की क्या गारंटी है कि आप उन्हें बैन करके चाइनीज ऐप नहीं लाना चाहते थे? इस बात की क्या गारंटी है? और फिर एक रिएक्शन जो तुम्हें भारत नजर आ रहा है। अरे भारत ने तुमसे यह कहा था कि तुम ये सब बैन कर दो, हमसे पूछ के की थी तुमने। तुम्हारे इंटेलिजेंस का फेलियर है। और सबसे बड़ा शक तो इस बात का कि ये बताओ तुम्हारी सेना कहां थी जब सुप्रीम कोर्ट फूंका जा रहा? सुप्रीम कोर्ट के 1 किलोमीटर के दायरे में आर्मी हेडक्वार्टर है, और जहां पर काठमांडू क्या है, सेंटर है पावर का, तो वहां पर आपका इंटेलिजेंस, आपकी आर्मी, और मेरे हिसाब से राजधानी में पुलिस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर, आपकी पुलिस का फेलियर। आपकी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए कि भाड़ में जाओ, इन नेताओं को हम कल के मरते आज मर जाओ। इन्होंने सरेंडर कर दिया, तब जाके फौज ने ओवरटेक किया। क्यों फौज ने एक्शन नहीं लिया? अरे भैया, तुम्हारी करतूतें सबको पता चल रही थी, वरना फौज इतनी बगावत नहीं होने देती। बहुत शर्मनाक स्थिति, नेताओं को घसीट के मारा गया है। मैं ये कह रहा हूं, बगावतें मैंने दुनिया की देखी हैं, बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, मेरी भी उम्र कम नहीं, मैंने दुनिया देखी है, खूब प्रोटेस्ट होते हैं। तो क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों की पत्नियों को मार दिया जाता है? नेताओं को घसीट कर लात मारते हैं? तुम्हारे जैसी हालत का अर्थ यह हुआ कि तुमसे सब परेशान थे और तुम्हारी सबको पता थी कि तुम किसके आदमी हो, तुम पिट्ठू हो। टेली कम्युनिकेशन की लाइन, हवाई कंपनी जो भारत में कितनी बार भगाए हमने हवाई वाले यहां से, ये मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते हैं, ये तमाम तरह गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन लोगों को हमने यहां से भगाया, उसको टेंडर दिया इन्होंने। एक ग्लोबल वॉच एनालिसिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के राजनेताओं का, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स, जो आर्थिक मामले, उन पर नजर रखती है। इसने क्या कहा, ध्यान करिए, मैंने पिछली बार बात बताई थी कि ये आदमी निकम्मा है और हमारे शब्दों में लुच्चा है। इनको देखो, ये चाइनीज डिप्लोमेट है,
इस चाइनीज डिप्लोमेट के प्रभाव से आके इस आदमी ने सारे टेंडर चाइना को दे दिए। कल को बैन हो जाता फेसबुक तो फेसबुक का ऑप्शन आ जाता जो चाइना में चलता है, यहां बैन कर दो यूट्यूब ऑप्शन आ जाता जो चाइना में चलता है। ग्लोबल वॉच एनालिसिस इसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि ये जो महाराज है ना, इनकी महाराज और इनकी पत्नी के नाम पर स्विस बैंक में अकाउंट है जिसमें बहुत मोटा पैसा है और वो मोटा पैसा इनके पास आता है। कहां से कमाया? लूट खाया, देश बेच दिया चाइना के हाथों में। कंबोडिया में इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट इस चाइनीज डिप्लोमेट के कहने पे किया है, एक बिजनेसमैन को माध्यम बना के। आज तो बड़ा बुरा लग रहा है, एक बिजनेसमैन था उसको फूंक दिया। भाई गुस्सा जब आता है ना, गुस्सा जब आता है, नेपो किड वाला मामला मैंने आपको बताया था, अरे तुम देश बर्बाद कर दिया, देश तुमने बेच दिया, तुम मजे ले रहे हो, गुस्सा किसको नहीं आएगा ये बताइए। और 18 से 30 साल के लोगों के बीच में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके पास होता है वो जोशी तो होता है। इस उम्र में समझा सकते हो आप किसी को? इस उम्र में तो लगता है कि गलत हो रहा है हमारे साथ। बेरोजगारी, घोटाले, टेंडर, सब कुछ तुमने चीन को बेच दिया। चीन क्या कर रहा है? चीन नेपाल के अपर पार्ट में जो बहुत बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है। अबे किसी का ध्यान नहीं गया? ध्यान करो। 2-3 साल पहले मुझे खूब याद, में पढ़ा रहा था तो बच्चों को मैंने बताया भी था कि भैया देखो बात ऐसी है, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि भाई तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पहाड़ों को तबाह कर दिया, तो हमारी जो इकोसिस्टम है उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। रही सही कसर इन्होंने कि ये आए और बेच डाला। पहले वाले अमेरिका को बेच रहे थे। 2 सांडों की लड़ाई, झुंडों का हो गया नाश। तो पता चला कि इन्होंने इनके कहने पर कंबोडिया में इन्वेस्टमेंट किया। ये बातें सब पता थी वहां की जनता को, सबको पता थी, सबको, कि हां ऐसा हो रहा है, ये आदमी पैसा कमा रहा है। वो तो उड़ के भाग गया, बच गया। और अब बयान देखिए कि भारत ने ये सब करा दिया। भारत को तुम लाछन लगा रहे हो, अरे हमारे जैसा पड़ोसी मिलेगा नहीं तुम्हें निकम्मो। ये फेलियर तुम्हारा है। और सबसे बड़ा सवाल आप अपने सेना के प्रमुख से पूछिए कि क्यों उस आदमी ने अपने आधे किलोमीटर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट फूंकने दिया। सुप्रीम कोर्ट संविधान बचाने को था, तुमने आग लगा दी, कागजात सब खत्म कर दिए। मैं यहां दोनों के कह रहा हूं, सरकार तो जैसी है, लेकिन ये आंदोलन में यार तुम जस्ट इमेजिन, क्या ये जैन जी लोग, इनके हथियार देखिए। अब आप समझिए, इन लोगों ने हथियार लूटे हैं। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, ये तख्ता पलट हुई है भैया बात। ये आंदोलन पर आंदोलन कुछ नहीं है। और जब नहीं संभली इस आदमी से तो किसी पे तो ठेकरा फोड़ना था, हमारे पर फोड़ दिया। अब सरकार जो सेना है वो इस बात पे लगी हुई है कि भैया जो हथियार तुम्हारे पास होने वापस करो, हथियार वापस करो। हथियार तक लूटे, हथियार लूटे हैं, बाहर से भी आए होंगे। तुम्हें कहना कि भारत ने करवा दिया, तुम अपने देश में देखो, तुमने जो कर्म कांड किए थे उन सब कर्म कांडों की वजह से ये हो रहा है। और ये मैं बता दूं, आप देख लेना, कभी चाहो गूगल कर लेना, बेहतरीन लेवल का अड्डा बना हुआ है नेपाल आईएसआई का। आईएसआई, चीन, अमेरिका, पिसो बेटा पिसो। और अभी तो तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है ना, अभी तो चीन उसकी चूड़ियां चढ़ाएगा तुम्हारे ऊपर। रुकिए आप, जैसे ही कोई सरकार चीन के विरोधी आई या कोई न्यूट्रल सरकार भी आ गई तो याद रखना चीन चूड़ियां चढ़ाने वाला अपने कर्ज को लेकर। फिर भी यानी कि मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस सरकार को आंदोलनकारियों ने नहीं टिकने दिया, चीन के विरोधी सरकार को चीन नहीं टिकने देगा। और वहां से फिर एक बैकहैंड सपोर्ट आएगा अमेरिका का, और ये झगड़ा गोल 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 घूमता रहेगा। अभी हालात शांत होने वाले नहीं है, बांग्लादेश वाली गत होनी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस क्या रिफॉर्म ले आए, हालात जस के तस है, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। और किस दिन पता चले कोई खबर ही आ गई उनकी, ध्यान रखना, कोई अभी हालात नहीं सुधरने वाले। मेरे प्यारे साथियों, आपको इस बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। धन्यवाद।